हाय एवरीवन, नमस्कार। आई होप आप सब अपने घर पर हैं, सुरक्षित हैं। मैं CS नीति तहीम आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ CA फाउंडेशन का बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट। तो गाइस, सबसे पहले मैं अपने बारे में आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी। मेरा नाम है नीति तहीम और आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। मैंने CS कोर्स कंप्लीट किया है अपना और मेरे पास 7 to 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है। उसी एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए इस वेंचर का पार्ट बनी हूँ। ये वेंचर जो स्टार्ट किया है हमारे कैलाश ठाकुर सर ने और RK मेहता सर ने। तो ये हम लोगों का जो CA फाउंडेशन का जो पूरा करिकुलम है, ये आप लोगों के साथ मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी। तो इस करिकुलम के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, CA फाउंडेशन पहली सीढ़ी है CA का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, CA का पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए। तो CA फाउंडेशन का ये कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आता है टोटल 4 सब्जेक्ट्स, जैसा कि आप लोग सब स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम लोगों के पास टोटल 4 सब्जेक्ट्स होंगे, 4 पेपर्स होंगे। सबसे पहले हम लेकर आए हैं अपना पेपर नंबर 1, जिसका नाम है आप लोगों का प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ये आप लोगों का एक सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, पूरे 100 मार्क्स का। सेकंड पेपर है हम लोगों के सामने बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये भी आप लोगों का सब्जेक्टिव पेपर होगा और टोटल 100 मार्क्स का होगा। यही है वो पेपर नंबर 2 जो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगी। इसके अलावा आप लोगों के पास 2 सब्जेक्ट्स और हैं, राइट। पेपर नंबर 3 जो कि मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, एंड पेपर नंबर 4 जो कि है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो गाइस, पेपर नंबर 3 एंड 4 आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है, यानी कि कौन बनेगा करोड़पति की तरह। आप लोगों को यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और चारों में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। लेकिन जब मैं बात करती हूँ पेपर नंबर 1 की और अपने पेपर की, अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, यानी कि पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये दोनों पेपर हमारे सब्जेक्टिव होंगे। मतलब आप लोगों को सिर्फ समझना ही नहीं है, सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं होगी, यहाँ पर आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा प्रेजेंटेशन के पार्ट के ऊपर भी। मतलब एक तो आपको लॉ समझना है, प्लस उस लॉ को प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए। तो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ पेपर नंबर 2, जिसका नाम है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इट्स पेपर नंबर 2। ये टोटल जो आप लोगों का पेपर है, ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है। 3 आवर्स का होगा ये आपका एग्ज़ाम और ये सब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव, कोई MCQs नहीं होंगे। यहाँ पर आपको बाकायदा एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको सॉल्व करना होगा, उसको प्रेजेंट भी करना होगा। लेकिन इस बारी जो हमारा ये सिलेबस आया है 2017 में, हम लोगों का ये जो CA फाउंडेशन का सिलेबस आया है, इसमें हमारे इंस्टीट्यूट ने लॉ के साथ साथ इंग्लिश का भी पार्ट ऐड ऑन कर दिया है। यानी कि ये 100 मार्क्स के सिलेबस में हमारे पास 60 मार्क्स का होगा बिजनेस लॉ, और इसके अलावा हम लोगों के सामने आया है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, एक सब्जेक्ट जो कि 40 मार्क्स कवर करेगा। सबसे पहले मैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग के बारे में ही बताती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। 40 मार्क्स का ये सिलेबस है, राइट। और ये 40 मार्क्स में आप लोगों को कुछ बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, कुछ बेसिक कम्युनिकेशन आप लोगों के मेथड्स के बारे में आप लोगों को समझाया जाएगा। तो इसमें हम लोग कुछ बेसिक इंग्लिश भी पढ़ेंगे, जैसे नाउन, प्रोनाउंस, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा यही इंग्लिश का बिजनेस में कैसे इस्तेमाल होता है, यानी कि इसी कम्युनिकेशन, इसी इंग्लिश सब्जेक्ट को बिजनेस वर्ल्ड में कैसे यूज़ किया जाता है, कौन कौन से तरीक़ों से यूज़ किया जाता है, आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, नोटिस कैसे लिखे जाते हैं, रिपोर्ट्स कैसे बनाई जाती हैं, ये सब चीज़ें आपकी 40 मार्क्स के सिलेबस में कवर्ड होंगी। अब जो हमारे लिए बचा है नेक्स्ट पार्ट, हमारा जो पहला पार्ट ही है बल्कि बिजनेस लॉ, ये है हम लोगों का टोटल 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का। पहले भी था 40 मार्क्स का CBT लेवल पर, मगर अब ये हो चुका है 60 मार्क्स का। हम लोगों के पास 2 नए चैप्टर्स इंट्रोड्यूस हुए थे। तो जिन बच्चों को पुराने सिलेबस के बारे में नहीं पता है, उनसे मैं ये बात कहना चाहूँगी कि आपके लिए तो ये फुल फ्लेज एक नया कोर्स है, बिजनेस लॉ 60 मार्क्स का, जिसके अंदर टोटल जो चैप्टर्स आप लोगों के सामने हम लेकर आ रहे हैं, वो चैप्टर्स हैं आपके 5, राइट। हम लोगों के पास 5 चैप्टर्स होंगे, जैसा कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। ये बिजनेस लॉ का पार्ट है 60 मार्क्स का। वी हैव गॉट 5 चैप्टर्स विद अस। तो
ये जो पांचों चैप्टर्स हैं, यही पांचों चैप्टर्स हमारे कवर करता है टोटल 60 मार्क्स ऑफ सिलेबस, जिसमें सबसे पहला जो मेरा चैप्टर होगा वो होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दूसरा होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, तीसरा है मेरे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और फिर है मेरे पास जो दो नए चैप्टर्स इंट्रोड्यूस हुए थे हमारे नए करिकुलम में, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013 एंड द लास्ट वन इज LLP एक्ट 2008। जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये जो पूरा 60 मार्क्स का हमारा सिलेबस है, इसमें आप लोगों को ये पांचों चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे और इन पांचों ही चैप्टर्स की जो मार्किंग है वो भी आप लोगों के सामने लिखी हुई है कि किस तरीके से ये चैप्टर्स हमारे कितने जो है वो मार्क्स आपके कवर्ड करते हैं। जैसे ICA कवर्ड करता है 15 to 18 मार्क्स आउट ऑफ 60। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वो कवर्ड करता है आपका 10 to 15 मार्क्स, राइट, आउट ऑफ 60। एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 10 to 15, कंपनीज एक्ट 10 to 15, इनफैक्ट 15 से समटाइम्स ज़्यादा हो सकता है। LLP जो आपका कवर्ड करता है 5 to 7 मार्क्स। ये पांचों चैप्टर्स के साथ आपका बिजनेस लॉ का 60 मार्क्स का सिलेबस कवर किया जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसी बिजनेस लॉ की अगर मैं बात करूं, जो बेसिक चीज़ें मैंने अभी तक आप लोगों को समझाई हैं कि बिजनेस लॉ आप लोगों का कवर करता है अप्रॉक्सीमेटली 60 मार्क्स, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस कवर करता है आपका अप्रॉक्सीमेटली से 40 मार्क्स। आप लोगों का ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जो है आप लोगों का, दिस इज सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव। दैट मीन्स आपको सिर्फ समझना ही नहीं है, आपको प्रेजेंट करने का तरीका भी सीखना होगा, जो हम आपको अपनी क्लासेस में ज़रूर सिखाएंगे। नेक्स्ट, आप लोगों की जो क्लासेस होंगी वो क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो जाएंगी से एज सुन एज पॉसिबल, से 19 मई से। ऑब्वियसली हम लोगों का 17 मई के बाद से, जब हमारा लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से ही आप लोगों की ये क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। ऑनलाइन हमारा एक ये ज़रिया है, एक ये मोड है आप तक पहुंचने का, क्योंकि फ़ेस टू फेस क्लासेस अभी तो फ़िलहाल के लिए, कुछ समय के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। फ़ेस टू फेस क्लासेस भी प्रोवाइड करी जाएंगी आपको। कैलाश ठाकुर और RK मेहता सर का ये जो प्लेटफॉर्म, ये जो वेंचर हुआ है, इसके थ्रू आपको फ़ेस टू फेस क्लासेस भी मिलेंगी, बट अभी आप लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग हमारी ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि आप शुरुआत करते हैं आज के अपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, जिसका नाम है बिजनेस लॉ, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। शुरुआत मैं करना चाहूँगी आप लोगों के साथ बिजनेस लॉ की। अब देखो, बिजनेस लॉ समझने से पहले आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि लॉ क्या होता है, राइट। लॉ क्या है, क्यों बनाया जाता है, हम इसके बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है। अब देखो, ज़रूरत की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बच्चा हमारा एक ही बात बोलेगा कि मैम ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, इसीलिए हम लोगों को इसको पढ़ना पड़ रहा है, अदरवाइज़ तो शायद हम ना पढ़ते। ऑब्वियसली ये भी सही बात है, लेकिन आप सभी को मैं बताना चाहूँगी, चाहे से आप लॉ के स्टूडेंट हैं चाहे से नहीं हैं, कहीं ना कहीं हर इंसान से, जो भी जिस भी पर्टिकुलर कंट्री में रहता है, उससे ये उम्मीद करी जाती है कि वो वहाँ के कुछ कानून जिनके साथ वो डील कर रहा है, उस कानून के बारे में तो उसको इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए, राइट। कैसे? आइए सबसे पहले ज़रा लॉ का मीनिंग देखते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं कि इसको पढ़ने की ज़रूरत हम सभी लोगों को क्यों पड़ी, क्या कारण है जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पर लॉ पढ़ रहे हैं। बिजनेस लॉ पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले लॉ की बात करते हैं। देखिए, लॉ का मतलब है, सामने आप लोग देख सकते हैं, लॉ का मतलब है सेट ऑफ रूल्स, यानी कि रूल्स का एक सेट है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा, विच गवर्न्स आर बिहेवियर एंड रिलेशन इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। हम लोग एक सभ्य सोसाइटी में रहते हैं, इट्स अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। यहाँ पर रहने के लिए कोई कायदा, कोई कानून होना बहुत ज़रूरी है। आप खुद ही सोचिए, अगर हमारे पास इस समय लॉ ना होता, ठीक है, तो क्या होता। मतलब मान लीजिए हम लोगों के पास इंडियन पेनल कोड ना होता, या हमारे पास ट्रैफिक रूल्स ना होते, राइट। हमारे पास आज की डेट में ट्रैफिक रूल्स हैं, ट्रैफिक के लॉज हैं, इसी वजह से रेड लाइट पर अभी भी व्हीकल्स रुक जाते हैं, राइट। आप हेलमेट पहनकर बाहर निकलते हैं, लाइसेंस के साथ निकलते हैं, राइट। तो आप वो सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं जो कि आप लोगों को सिखाए जाते हैं एट द टाइम ऑफ ऑब्टेनिंग दी लाइसेंस। तो ये सारी चीज़ें अगर ना होती तो हर इंसान कैसे भी जाता,
कैसे भी चलता, कहीं पर भी ड्राइव करता, कहीं पर भी अपनी गाड़ी चलाता, कहीं पर भी बाइक मोड़ लेता, तो आपको नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स का कारण बनता? एक्सीडेंट्स होते, लोगों का जीना मुश्किल हो जाता। तो ये सिविलाइज सोसाइटी का के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ही एक अनसेफ एनवायरनमेंट में जी रहे होते। हमें पता ही नहीं होता कि कब कहाँ से बाइक आ जाएगी, कब कहाँ से ट्रक आ जाएगा, कब कहाँ से आपका कोई टू व्हीलर आ जाएगा। तो ये सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, एक सोल्यूशन निकाला गया कि क्यों ना कोई सेट ऑफ रूल्स हो, सेट ऑफ रूल्स जिसकी मदद से सबको मौका मिले कि वो अपना व्हीकल जो है आराम से रोड से निकाल पाए, आराम से रोड पर चला पाए, राइट। देखिए व्हीकल आपका है लेकिन रोड आपकी नहीं है, राइट। तो व्हीकल आपका हो सकता है मगर रोड तो आपकी नहीं है। जिस रोड पर आप चल रहे हैं उस रोड के ऊपर जितना आपका हक है उतना ही दूसरों का भी हक है, सभी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सभी लोग उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए ज़रूरी है कोई ना कोई कानून आपका ज़रूर बनाया जाए। तो लॉ को हम हिंदी में कानून ही बुलाते हैं, राइट, लेकिन इसका मीनिंग क्या निकलता है, सेट ऑफ रूल्स। कोई कायदा, कोई कानून ज़रूर होना चाहिए जिसके बेसिस पर हम अपनी इस सिविलाइज्ड सोसाइटी के बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे। बिहेवियर को कंट्रोल करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि गाइस आप खुद सोचिए, सभी लोग का अलग अलग बिहेवियर है। अगर आज की डेट में आप सभी लोगों को पता लग जाए कि हेलमेट के बिना भी आप ड्राइव कर सकते हैं, कोई फ़ाइन चार्ज नहीं होगा, अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन आ जाए कि बिना हेलमेट के भी आप लोग ड्राइव कर सकते हैं, कोई चालान नहीं लगेगा, कोई फ़ाइन नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, तो आपको क्या लगता है, क्या दुनिया हेलमेट पहनने वाली है? नहीं। और अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, उससे आप ही की जान जो है वो कहीं ना कहीं जोखिम में आ जाएगी। इसीलिए आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप लोगों की उस व्हीकल से बाकी के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया, कुछ ट्रैफिक रूल्स बनाए गए। वो ट्रैफिक रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो सबको मौका मिलेगा उन रोड्स का इस्तेमाल करने का, सबको मौका मिलेगा अपना व्हीकल ड्राइव करने का, सबको मौका मिलेगा ज़िंदा रहने का बिना किसी एक्सीडेंट के। ऐसा नहीं है कि अब एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं, अभी भी होते हैं, मगर सोचिए अभी जब हमारे पास कानून है तब ये संख्या है हमारे पास कि हमारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अगर ये कानून ना होते तो हमारा एक्सीडेंट्स जो है उसका भी कहीं ना कहीं हमारा रेंज बढ़ चुका होता, हमारे एक्सीडेंट्स बढ़ चुके होते, प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी होती। इसीलिए कहते हैं कि लॉ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोई जंगल राज तो नहीं है ना कि एक बड़े जानवर ने दूसरे जानवर को खा लिया और बात ख़त्म हो गई। हम लोग इंसान हैं, इंसान को दिमाग भी दिया है भगवान ने और दिल भी दिया है, सोच दी है सोचने के लिए। तो इसीलिए इसी सोच का इस्तेमाल करते हुए अगर इस सभ्य सोसाइटी में रहना है, पूरी सभ्यता के साथ रहना है, सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहना है, तो कुछ कायदा, कुछ कानून तो ज़रूर फॉलो कर कर चलना चाहिए। अगर आप वो करेंगे तो आप अपने लिए भी अच्छा करेंगे और आप दूसरे लोगों के लिए जो आपके साथ इस सोसाइटी का हिस्सा हैं उसका भी आप एक हिस्सा बन पाएंगे। अगर ये कानून नहीं होगा, राइट, तो लोगों में डर ही नहीं होगा, और अगर डर नहीं होगा तो कोई भी इंसान इस कानून को फॉलो नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या बना दिया गया, इसको लॉ इन सेट ऑफ रूल्स को नॉर्मल रूल्स बुलाने की बजाय हम लोग क्या नाम देते हैं, लॉ का नाम देते हैं। कि अगर ये लॉज आपने फुलफिल नहीं करे तो डेफिनेटली आपके ऊपर चालान लगेगा, फ़ाइन लगेगा, जो कि आपको पे करना पड़ेगा। अब अगर आपको डर होगा कि मैंने बिना हेलमेट के ड्राइव किया तो हो सकता है मुझे 500 रुपीज़ का चालान हो जाए, हो सकता है मुझे 2000 रुपीज़ का फ़ाइन देना पड़ जाए, अगर ये डर लोगों के मन में होगा तो डेफिनेटली वो लॉ के दायरे में रहकर ही काम करेंगे। तो लॉ मेकर्स जो होते हैं, लॉ बनाने वाले जो होते हैं, उनका मकसद किसी के काम को रोकना नहीं होता, वो सबके काम को चलते रहने देते हैं। मगर वो काम आप करिए तो कायदे से, एक रूल बनाकर। सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहना है तो कुछ आपको अपना सिविलाइज्ड बिहेवियर अपना फॉलो करके चलना पड़ेगा। तो लॉ का मतलब क्या है, कुछ कायदा, कुछ कानून। देखो, अब पहले इस सब्जेक्ट के बारे में बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ये जो लॉ होता है ना हम लोगों का, ये बेटा ये कोई गीता या कुरान की तरह हमारा फिक्स्ड नहीं होता, ये आप लोगों का फ्लेक्सिबल होता है। अब मैंने जब गीता की और कुरान की बात करी है तो मैं पहले उसके बारे में कुछ बताती हूँ। ये जितनी भी हमारी होली बुक्स होती हैं, गीता, कुरान,
गुरु ग्रंथ साहिब या बाइबल, ये सारी की सारी जो बुक्स हैं बहुत ही मल्टीपल लैंग्वेजेस में आपको मिल जाएंगी। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, राइट, जर्मन, आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस में मिल जाएंगी, मगर उसका कंटेंट तो सेम रहने वाला है। जो गीता आज से हज़ारों साल पहले लिखी गई थी, आज भी जब आप उसको उठाएंगे तो उसके अंदर आपको वही शब्द, वही बातें मिलेंगी जो कि उस समय कही गई थी। तो गीता के थ्रू क्या सिखाया जाता है? गीता के थ्रू हम लोगों को सिखाया जाता है, या कुरान के थ्रू, बाइबल के थ्रू हम लोगों को ये समझाया जाता है कि एक ज़िंदगी को कैसे जीना है, ये ज़िंदगी को एक सभ्य तरीके से, एक प्रॉपर इंसान के तरीके से आप लोगों को कैसे जीना चाहिए। इसीलिए वो बुक्स हमारी अभी तक भी उनका कंटेंट चेंज नहीं हुआ। मैं आज से 1000 साल पहले आप गीता पढ़ते, या आज आप पढ़ेंगे, या आज से 40 साल बाद भी पढ़ेंगे, तो गीता के अंदर लिखी गई सभी बातें वैसी ही रहने वाली हैं, कुछ बदलने वाला नहीं है। हाँ, उसको प्रस्तुत करने की लैंग्वेजेस ज़रूर चेंज हो जाएंगी। और एक बात और, वो गीता चाहे से आप इंडिया में बैठकर पढ़ें, चाहे से आप उसको अमेरिका ले जाएं, चाहे से आप जर्मन में कोई गीता का, जर्मन लैंग्वेज की गीता का एक वर्जन आप परचेज़ करें, तब भी उसका कंटेंट सेम ही रहने वाला है। कहना क्या चाहते हैं हम कि वो होली बुक्स हैं, होली पीपल्स ने लिखी है, हमारी ज़िंदगी को जीने का एक नज़रिया बताया है। तो ये जो लॉ है, ये लॉ भी एक काम करने का ज़रिया ही बताता है। ये भी कुछ आपके सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको बताते हैं कि काम करो, काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, आपको व्हीकल चलाना है, आप चलाओ, लेकिन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर कर आप अपना व्हीकल जो है वो चला सकते हैं। तो लॉ जो होता है वो कहीं ना कहीं गीता, कुरान, बाइबल की तरह ही आप लोगों को काम करने का एक सलीका, एक तरीका सिखाता है। लेकिन ये गीता, कुरान या बाइबल की तरह आप लोगों का फिक्स्ड नहीं होता। बदलते ज़माने के साथ हम लोगों का लॉ भी चेंज होता रहता है। आइए देखिए कैसे। जैसे कि क्या बोला मैंने अभी आप लोगों के सामने, हमने जो अभी तक बात सीखी, हमने क्या बात सीखी है अभी तक कि लॉ जो है वो आप लोगों के क्या हैं, सेट ऑफ रूल्स, मतलब कुछ कायदा, कुछ कानून है जो सभी लोगों को फॉलो करके चलना चाहिए, और ये कंपलसरी होता है इसको फॉलो करना। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप लोगों के ऊपर फाइन्स, पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट, ये तरीके के चार्जेस आप लोगों के ऊपर इम्पोज हो जाते हैं। अब लॉ के बारे में और चीज़ मैंने एक आपको क्या बताई कि लॉ बेटा आप लोगों का कोई फिक्स्ड नहीं होगा। क्या होगा? ये फ्लेक्सिबल होगा, मतलब बदलते ज़माने के साथ आपका लॉ भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आप सभी लोगों ने हैकिंग के बारे में तो सुना होगा, राइट? हैकिंग कब होती है, कहाँ होती है? हैकिंग ऑब्वियसली सिस्टम्स में की जाती है। हैकिंग को मैं सिंपल से शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो हैकिंग का मतलब होता है कि किसी की परमिशन लिए बगैर उसी के अकाउंट को एक्सेस करना। मतलब कि जैसे कि अगर मेरा जीमेल अकाउंट है तो मेरे पास उसका आईडी है, मेरे पास उसका पासवर्ड है, मुझसे पूछे बगैर अगर कोई मेरी आईडी चला रहा है, मेरे पासवर्ड लिए बगैर, मुझसे पूछे बगैर, मेरी परमिशन लिए बगैर अगर कोई मेरा अकाउंट एक्सेस कर रहा है तो उसी को तो हम हैकिंग कहते हैं ना। सही बात है। अब ये हैकिंग जो है ये एक अपराध है, राइट? इट्स एन ऑफेंस। अब मुझे एक बात बताइए, ये हैकिंग क्या आज से 500 साल पहले भी थी यहाँ पर? ऑब्वियसली नहीं होगी ना। इंटरनेट आया होगा, सिस्टम्स लॉन्च हुए होंगे, कंप्यूटर्स, पीसीज, ये सब चीज़ें, लैपटॉप्स हम लोगों के पास आई हैं, आईडीज़ बनी हैं, उसके बाद कई लोगों ने जो है ये काम करना शुरू किया हैकिंग का। तभी तो रियलाइज़ हुआ ना कि यार हैकिंग भी अपने आप में एक अपराध है। तो इंटरनेट आया तभी प्रॉब्लम्स भी आई, कुछ हमारे कई सारे सॉल्यूशंस भी निकले, तो कई प्रॉब्लम्स भी आई। उन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल दिया गया हैकिंग इज़ एन ऑफेंस। तो हैकिंग एक ऑफेंस है इंडियन पेनल कोड के अंदर। अब इंडियन पेनल कोड में पहले तो हैकिंग नहीं था, इंटरनेट आया होगा उसके बाद ही ये सारी बातें हुई। तो बदलते ज़माने के साथ जैसे आपके ज़रूरतें बदलती हैं, सर्कमस्टांसेस बदलते हैं, लोग बदलते हैं, उसी तरीके से बच्चे आप लोगों का लॉ भी बदल जाता है। ये फिक्स्ड नहीं होता, ये आप लोगों का फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। ऑल्सो ये आप लोगों का जो लॉ है वो कंट्री टू कंट्री ये आप लोगों का डिफरेंट होता है। देखो, अगर मैंने आज इंडिया के ट्रैफिक लॉज जो हैं वो समझ लिए, पढ़ लिए, अच्छे से एकदम प्रैक्टिस कर लिया, चला भी लिया, आपको क्या लगता है क्या मैं इसी ट्रैफिक रूल्स की नॉलेज के साथ कनाडा में कार ड्राइविंग कर सकती हूँ?
नहीं कर सकती। मैं कनाडा जाऊंगी और अगर मुझे वहाँ ड्राइविंग करनी है तो मुझे वहाँ के ट्रैफिक रूल्स सीखने पड़ेंगे। और उसी तरीके से अगर मैंने कनाडा के ट्रैफिक रूल्स को स्टडी किया हुआ है तो क्या मैं उनका इस्तेमाल यहाँ इंडियन लैंड पर कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी ऑब्वियसली, क्योंकि सर्कमस्टांसेस अलग, लोग अलग, सिचुएशंस अलग, माहौल अलग, फैसिलिटीज़ अलग, राइट उसी हिसाब से आप लोगों का लॉ भी अलग ही होता है। तो लॉ के रिगार्डिंग जो बातें अभी हम लोगों ने सिर्फ लॉ पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ लॉ, अभी तो हम जाएंगे उस ब्रांच पर जो हमें सिखाएगी कि बिजनेस लॉ क्या होता है। तो लॉ का मतलब क्या है? सेट ऑफ रूल्स, कायदा कानून। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि कोई तो डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, और वो डिसिप्लिन सिर्फ स्टडीज़ का ही नहीं, हर चीज़ का, आपके उठने का, आपके सोने का, आपके खाने का, हर चीज़ का एक डिसिप्लिन में रहकर आप जितना काम करते हैं उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल रहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे से वो आपकी प्राइवेट लाइफ हो, चाहे से वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। तो डिसिप्लिन में रहना, रूल्स को मानना, कायदे कानून को मानना, यही सारी चीज़ें हमारी क्या बनाती हैं? आप लोगों का एक लॉ। तो लॉ क्या है? सेट ऑफ रूल्स। लॉ क्या है? आपका फ्लेक्सिबल है, राइट। और ये फ्लेक्सिबल लॉ, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? व्हेन इट कम्स टू टाइम, बदलते समय के साथ, बदलती ज़रूरतों के साथ ये आप लोगों का जो लॉ है वो भी चेंज होता जाता है। नेक्स्ट आती है बात, ये आपका लॉ जो है अपनी इसकी एक बाउंड्री है। इंडियन लॉ जो है वो इंडियन बाउंड्रीज़ के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, इंडिया के बाहर आपका इंडियन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अनटिल एंड अनलेस कुछ चीज़ें आपकी हो सकती है सिमिलर हो सकती है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसी बातें हैं जो बाकी की कंट्रीज से मिलती जुलती हैं, राइट, या हमारे कई ऐसे लॉज हैं जो बाकी की कंट्रीज से मिलते जुलते हैं। तो थोड़ा बहुत मिलना जुलना, थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी हो सकती है, मगर अगर आप ये सोचेंगे कि दो कंट्रीज़ के लॉ बिल्कुल एकदम डिट्टो एक जैसे होंगे तो बेटा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब आती है हमारा नेक्स्ट सवाल, स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि मैम हम लोगों को लॉ के बारे में जानना क्यों है? तो पहले इसके दो कारण हैं कि मुझे लॉ के बारे में क्यों पढ़ना है। पहला कारण तो बेटा सिंपल सा है, आपके सिलेबस का हिस्सा है, पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे से आपका मन हो चाहे से आपका मन ना हो, तो ये मन बन जाएगा क्योंकि लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो मन अपने आप ही बन जाएगा। और जो दूसरा कारण है, जो कि सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण है, वो कारण है आपका कि लॉ की जानकारी ना होना कोई एक्सक्यूज़ नहीं माना जाएगा। पहले ये लाइन आप लोगों के सामने जो लिखी हुई है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, ये समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल देती हूँ। से मान लीजिए मैं स्कूटी ड्राइव कर रही हूँ, राइट, मैं स्कूटी चला रही हूँ, मैंने हेलमेट भी नहीं पहना, मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है, और मैं स्पीड लिमिट्स जो है उनको भी नहीं मान रही हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ, बस अपनी स्कूटी चलाती जा रही हूँ। आगे जाकर जब मुझे किसी भी ट्रैफिक पुलिसमैन ने अगर मुझे रोका, और रोक कर ऑब्वियसली वो मुझसे कहेंगे ना कि मैम अब तो चालान भरिए, आपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैं उनको ये बात कह सकती हूँ कि सर मुझे तो ट्रैफिक रूल्स पता ही नहीं है, मैं तो जानती ही नहीं हूँ। मैं जितना मर्जी उनके सामने रिक्वेस्ट करूँ, जितना मर्जी उनको यकीन दिलाना चाहूँ कि सर मैंने तो स्कूटी कल ही सीखी है, कल ही अपने ब्रदर से स्कूटी चलाना सीखा, और आज जो है मैंने मेन रोड पर चलाना शुरू कर भी दिया, तो मैं जितना मर्जी उनको बोलती रहूँ कि सर मुझे ट्रैफिक रूल्स के बारे में नहीं पता, मुझे नहीं पता कि हेलमेट पहनकर निकलना कंपलसरी होता है, मुझे नहीं पता हर टाइम लाइसेंस को कैरी भी करना पड़ता है, अगर मैंने इस तरीके के बहाने लगाए, अगर मैंने इस तरीके की बातें करी, चाहे ये सच ही क्यों ना हो, ये बहाना ही माना जाएगा। वो ट्रैफिक मैन सिंपल कहेगा, मैम जब आप इस पब्लिक रोड पर चला रहे हो तो आपको ये पब्लिक लॉस तो पता होने चाहिए ना। तो मान लिया जाएगा कि अगर आप पब्लिक रोड्स पर अपना व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, मैं अपने घर में नहीं स्कूटी चला रही हूँ, मैं रोड पर चला रही हूँ, और रोड जो है वो मेरी अपनी नहीं है, वो तो सबकी है, पब्लिक की है। तो जब आप पब्लिक रोड्स पर अपना व्हीकल चला रहे हो तो हम ये मान कर चलेंगे कि आपको पब्लिक लॉज, ये जितने भी ट्रैफिक लॉज हैं, ये सारे आपको पता होने चाहिए। मैडम आप तो झूठ बोल रहे हैं, हम तो मान ही नहीं सकते कि आपको नॉलेज नहीं है, फटाफट से 500 रुपीज़ निकालिए और आपका आप चलान होगा। तो ऑब्वियसली वो मानकर चलेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा मान के चलेंगे क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है बेटा। हर इंसान किसी भी तरीके का अगर वो बिजनेस कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है, उससे ये उम्मीद होगी कि उसको अपने देश के कानून तो पता ही होंगे, राइट। जैसे कि अगर मैंने चलाई है, मान लेते हैं, जैसे स्क्रीन इस पर आइएगा,
जैसे अगर मान लीजिए मैं अगर अपनी कंपनी चला रही हूँ, मेरी अपनी खुद की कंपनी है, ठीक है, आई हैव गॉट माई ओन कंपनी, और मैं अगर ये कह दूँ कि मुझे कंपनी लॉ नहीं आता, तो क्या आप लोगों को ट्रस्ट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मानकर चलेंगे मैम क्या बात कर रहे हो, आप कंपनी चला रहे हो और आपको कंपनी लॉ नहीं आता, आपको कंपनी से जुड़े कानून नहीं पता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता मैम, आप तो मजाक कर रहे हो। क्योंकि ये उम्मीद है, ये एक्सपेक्टेड है, ये डीम्ड है, मान लिया जाएगा कि जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड सारे कानून आपको आने चाहिए। अगर आपको नहीं आते तो वो आपकी गलती है, वो आपकी गलती, आपका गुनाह मान लिया जाएगा, आपका बचपना या बहाना नहीं माना जाएगा। बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। सिंपल। तो देखिए ज़रा सामने स्क्रीन पर क्या लिखा है, वाई शुड वन नो द लॉ। यहाँ पे लिखा है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज, और एक आपको ये इटैलिक्स में एक लैटिन लैंग्वेज, ये लैटिन लैंग्वेज में ये आपको दिख रहा होगा, सामने लिखा है इग्नोरेंटिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूसिट। इसका मतलब क्या है मैम, ये कौन सी लैंग्वेज है? मतलब एक तो पहले लीगल और अब से लैटिन। बेटा हमारी ये जो लीगल लैंग्वेज है ये आपका इसका कुछ हिस्सा जो है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। तो कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द ऐसे होंगे हमारे सिलेबस में आएंगे, जैसे कंसेंसस एड एडम, क्विड प्रो क्यू, बहुत सारे ऐसे आपके पास ऐसे वर्ड्स आएंगे जो कि लैटिन लैंग्वेज में दिए गए होंगे। इसका मतलब वही है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज। अभी इसके रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल आप लोगों को और करवाऊंगी, पहले पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज़ अ लीगल प्रिंसिपल होल्डिंग दैट अ पर्सन हु इज़ अनअवेयर ऑफ लॉ, अगर आप लॉ से परिचित नहीं है तो वो आपकी गलती है, वो किसी और की गलती नहीं मानी जाएगी। इट इज़ लीगल प्रिंसिपल होल्डिंग दैट पर्सन हु इज़ अनअवेयर ऑफ लॉ मे नॉट एस्केप फ्रॉम लाइबिलिटी, वो बच के नहीं निकल सकता अपनी जिम्मेदारी से सिर्फ ये बोलकर कि जी मुझे तो लॉ के बारे में पता ही नहीं था। अगर नहीं पता था तो वो आपकी गलती है, वो आपका गुनाह है, वो आपका किसी भी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दी लॉ। ये उम्मीद होगी कि जिस चीज़ में आप डील कर रहे हैं उस पर्टिकुलर देश के आपको कानून पता होने चाहिए, आप अपनी लाइबिलिटी से बचकर नहीं निकल सकते। चलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं हूँ और मेरे साथ मेरे एक स्टूडेंट है जिसने मुझे ऑफ़र किया कि मैम चलिए आप और मैं हम दोनों मिलकर ना अपनी कोचिंग क्लासेस शुरू करते हैं। ठीक है, मेरे उस स्टूडेंट का नाम है से सूरज। सूरज जो है वो मेरा स्टूडेंट है और इसका सीए कंप्लीट हो चुका है। अब कंप्लीट हो जाने के बाद इसने मुझे ऑफ़र दिया कि मैम आप और मैं मिलकर क्या करते हैं, अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा ठीक है कर लेते हैं, बताओ क्या प्रपोजल रहेगा, क्या रहेगा टर्म्स एंड कंडीशंस। अरे मैम कुछ भी नहीं होगा, आप और मैं मिलकर बस स्टार्ट करते हैं, आप लॉ पढ़ाइएगा, आपके पास मैम होगा एक्सपीरियंस, ठीक है, और मेरे पास होगी वो फ्रेशनेस। हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, अपना एक खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करेंगे। अब तो मैम बस आप ये बताओ कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर पाओगे। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा देख बेटा ऐसा है कि मैं अपनी तरफ से मान लेती हूँ कि मैं अपनी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट करूँगी, अभी मैं बहुत स्मॉल अमाउंट लेकर चल रही हूँ आप सभी लोगों के सामने, ठीक है, मैं अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करूँगी 50,000 की बस अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो सूरज कहता है मैम पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं तो अपनी तरफ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँगा। मैंने कहा ठीक है बेटा अच्छी बात है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी कैपिटल है। भाई देखिए बिजनेस चलाने के लिए आप लोगों को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। पैसा नहीं तो बिज़नेस की शुरुआत ही नहीं हो पाती है ना, चाहे से कम हो चाहे ज़्यादा। मनी इज़ दी ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। तो मैंने अपनी तरफ से इन्वेस्ट किए थे कितने, 50,000, और सूरज अपनी तरफ से कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 1 लाख की। अब फाइनली हम दोनों पार्टनर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि हम अपनी एक पार्टनरशिप बनाएंगे। हम दोनों साथ में मिलकर क्या बनाने जा रहे हैं, अपनी एक पार्टनरशिप, और हम दोनों इसके क्या हैं, पार्टनर्स। ऐसे पार्टनर्स हैं जो कि साथ में मिलकर डिसाइड करेंगे कि क्लासेस कब होंगी, हम लोग साथ में मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमारी टेस्ट सीरीज़ कब होंगी,
ठीक है, हम लोग साथ में मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन से फैकल्टीज़ हमारे यहाँ पर आकर पढ़ाएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे, कब तक सिलेबस ओवर होगा, कब स्टार्ट होगा, कैसे बच्चों का सिलेबस हैंडल किया जाएगा, कैसे बच्चों के डाउट क्लासेस लिए जाएंगे। ये सब चीज़ें हम लोगों ने आपस में मिलकर डिसाइड करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब हमने ना कोई रिटर्न अग्रीमेंट नहीं बनाया। सूरज को मैं काफ़ी टाइम से जानती थी, फाउंडेशन लेवल से मुझसे पढ़ रहा था, तो काफ़ी टाइम से मैं उसे जानती थी और वो भी मुझे काफ़ी टाइम से जानता था। तो एक कहीं ना कहीं विश्वास था। हम दोनों आपस में ओरल अग्रीमेंट्स ही करते थे। ओरल अग्रीमेंट मतलब आपस में सिर्फ हमने कोई रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई अग्रीमेंट अपना फॉर्म नहीं किया। हमने क्या किया, आपस में डिस्कशन करी और जी पार्टनरशिप अपनी शुरू कर दी। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने बोल दिया था सूरज को कि देख ब्रदर, इतना टाइम मेरे पास नहीं होगा कि मैं पूरा इंस्टीट्यूट हैंडल कर पाऊँ, तो मैं हफ्ते में 3 से 4 दिन आऊँगी, बस एक टाइम पर आऊँगी, क्लासेस दूंगी, साथ में हम दोनों भी मिलेंगे, पार्टनर्स हम दोनों साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे कि आने वाले वीक में अपनी इंस्टीट्यूट को कैसे चलाना है या आने वाले सीज़न में कैसे चलाना है। हम डिस्कशन करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, एंड देन बाकी का जो भी भाग दौड़ का सारा काम होगा सूरज बेटा वो तुझे हैंडल करना पड़ेगा। सूरज कहता मैम टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, नॉट टू वरी एट ऑल, मैं हूँ ना। मैंने कहा ठीक है तुम हो ना। अब क्या हुआ कि इसी तरीके से करते 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 हम लोगों का पूरा 1 साल निकल गया। उस 1 साल के अंदर हम लोगों को प्रॉफिट भी हुआ। देखो बिजनेस की शुरुआत करी और अगर आपको पहले साल में ही प्रॉफिट हो जाए तो आप कहीं ना कहीं मोटिवेटेड फील करते हैं। तो ही हम लोगों ने मोटिवेटेड फील किया। तो सूरज मुझे कहता है चलो मैम आज पार्टी करते हैं, मिलते हैं, डोमिनोज चलते हैं, पिज्ज़ा खाएंगे एंड जो भी प्रॉफिट है ना मैम हम लोग वहीं पर डिवाइड कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ बातें यहाँ पर आपको बताती हूँ, दोबारा से रिमाइंड कराती हूँ। जो कैपिटल मैंने अपनी तरफ से इन्वेस्ट करी थी, वो कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी थी, 50,000। सूरज ने कितनी इन्वेस्ट करी थी, 1 लाख। हम लोगों में अभी तक ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ था कि कौन क्या कितना प्रॉफिट लेगा, कैसे लेगा, कैश की फॉर्म में लेगा, ऑनलाइन लेगा, कुछ ऐसा हमारे बीच में डिसाइड नहीं हुआ था। क्योंकि जानते एक दूसरे को हम लोगों ने तो सीधा बिजनेस ही शुरू कर दिया। कितनी बारी ऐसी पार्टनरशिप हमारी स्टार्ट्स होती हैं, कई जगहों पर होती हैं। अब क्या हुआ, जो प्रॉफिट हुआ ना बेटा, प्रॉफिट का मतलब ही क्या होता है, सेल माइनस एक्सपेंसेस। हमने अपनी सारी कॉस्ट, अपने सारी जो भी एक्सपेंसेस थे वो सब कुछ अपने पे कर लेने के बाद जो प्रॉफिट हम लोगों के हाथ में आया, वो प्रॉफिट आया हम लोगों के पास से मान लीजिए 2 लाख रुपीज़ का। ठीक है, कितना प्रॉफिट आया है हम लोगों के पास, हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख का प्रॉफिट आया। अब सूरज मिला, हम दोनों मिले डोमिनोज में। अब सूरज कहता है मैम चलो आप मुझसे बड़े हो तो आप ही ऐसा करो, आप ही प्रॉफिट को डिवाइड करो, फटाफट से प्रॉफिट बांटो और हम देखते हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा ऐसे ही कर लेते हैं। अब जब ये 2 लाख रुपए सूरज ने मेरे हाथ में थमाए तो मैंने क्या किया, इसी 2 लाख में से हम नेक्स्ट शीट पर ले जाते हैं। इस अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने क्या किया, ये जो हमारा बच्चे 2 लाख का प्रॉफिट था ना, इस 2 लाख के प्रॉफिट में से 1 लाख रुपया तो मैंने अपने नाम पे रख लिया अपने पास, और 1 लाख रुपया मैंने किसको दे दिया, सूरज को दे दिया। अब जैसे ही मैंने ये किया एकदम से सूरज जो है वो भड़क गया। कहता है मैम ये क्या बात हुई, आप 50% प्रॉफिट कैसे ले सकती हो। मैम आप शायद भूल रहे हो कि जब कैपिटल लगाने की बारी आई, जब टाइम देने की बारी आई, जब एफर्ट्स लगाने की बारी आई, प्रॉपर पूरी अपनी एनर्जी लगाने की बारी आई, तो सबसे ज़्यादा जो काम हम दोनों पार्टनर्स में से अगर किसी ने किया है तो वो किसने किया है, सूरज ने। भाई ऑब्वियसली मैंने तो पहले ही कह दिया था बेटा मैं तो रोज़ नहीं आ पाऊंगी, मैं हफ्ते में 3 दिन आऊँगी, तब क्लासेस भी ले लूँगी, मीटिंग भी कर लूँगी, बाकी तुम हैंडल करना। अच्छा जब कैपिटल को इन्वेस्ट करने की बारी आई तब भी मैंने अपनी तरफ से हाफ कैपिटल लगाई एज़ कम्पेयर टू सूरज। सूरज ने लगाए 1 लाख रुपीज़ और मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, ओनली 50,000 रुपीज़। अब सूरज तो वहीं पर एकदम डोमिनोज में, मैम पिज़्ज़ा छोड़ो, अभी सब चीज़ें छोड़ो, बाद में होगा खान पान, अब पहले पैसों का डिसाइड करो कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो मैंने कहा ऐसा है बेटा, प्रॉफिट तो 50% ही शेयर होगा, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। सूरज काफ़ी लड़ने के बाद कहता मैम कोर्ट में मिलते हैं। अब देखो जब भी कोर्ट की बात आती है, कोर्ट में इंसान तभी जाता है जब वो आपस में झगड़े को नहीं सुलझा पाता है।
अगर आप आपस में सुलझा सकते हैं तो आपको कोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आप कोर्ट में जा रहे हो, डिस्प्यूट हुआ है, झगड़ा हो रहा है, ऑब्वियसली मेरे लॉयर भी जाएंगे, सूरज के लॉयर भी जाएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे मिलना चाहिए कितना प्रॉफिट, 50%, और मेरे ही हिसाब से सूरज को भी कितना मिलना चाहिए, 50%। लेकिन सूरज ने जो बोला, सूरज की कैलकुलेशन के हिसाब से सूरज कहता है कि मैम आपने जो है इन्वेस्टमेंट करी है सिर्फ और सिर्फ कितनी, मेरी इन्वेस्टमेंट का 50%, मुझे तो आपसे डबल प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो सूरज के हिसाब से जो मेरे पास पैसा आना चाहिए वो कितना पैसा आना चाहिए, से हमारी 1.5 लाख की कैपिटल थी और 50,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट था, राइट। जैसा कि आप मैथ्स में भी देखते हैं, टोटल 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट, 50,000 मैंने लगाए थे, 1 लाख सूरज ने, तो टोटल 1.5 लाख की इस इन्वेस्टमेंट में मेरा जो हिस्सा था वो कितना था, 50,000 का। तो प्रॉफिट जो मुझे मिलना चाहिए वो इसी हिसाब से तो मिलना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू सूरज, सूरज को कितना मिलना चाहिए, 1 लाख में से सूरज ने इन्वेस्टमेंट करी थी पूरे 1 लाख की, कितने में से, आउट ऑफ 1,50,000। तो हमारे सूरज भाई साहब कहते हैं कि मैम मुझे तो पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए। अब देखिए ज़रा ये कैलकुलेशन हम करके देखें अगर, तो ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास जो सम आना चाहिए, राइट, हमारे पास 2 लाख का प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट 2 लाख का कर देती हूँ मैं इसे, अप्रॉक्सीमेटली कुछ ये अमाउंट होगा जो मेरे पास आना चाहिए। और ये किसके हिसाब से, सूरज के हिसाब से। मैंने क्या कहा था कि मुझे प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए, 2 लाख में से मुझे कितना मिलना चाहिए, 1 लाख। लेकिन सूरज क्या चाहता है कि नीति मैम आप लेकर जाओगे सिर्फ 66,666 रुपीज़। क्यों, क्योंकि मैम आपने तो पैसा कम लगाया और मैंने पैसा ज़्यादा लगाया। अब सूरज के हिसाब से सूरज को कितना पैसा मिलना चाहिए, 2 लाख में से आप लोगों का इसका आप डबल कर दीजिए, व्हाटएवर, 2 लाख में से अगर मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली से यहाँ पे आप सिंपल कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। आपकी सिंपल कैलकुलेशन के बाद सूरज के हिसाब से सूरज को मिलना चाहिए पूरे 1,33,334 रुपये। दिस इज समथिंग व्हाट सूरज वांट्स, राइट। अब सूरज चाहते हैं कि उनको मिल जाए 1,30,000 के आसपास, और वो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट देना चाहते हैं, कितना प्रॉफिट देना चाहते हैं, टोटल 66,000 के आसपास। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे कितना मिलना चाहिए, पूरा 1 लाख का प्रॉफिट, और सूरज को कितना मिलना चाहिए, पूरे 1 लाख का प्रॉफिट। अब जब झगड़ा हो गया, कोर्ट गए, तो कोर्ट में पहुंचने के बाद दोनों के लॉयर्स की बातचीत हुई, राइट। जज के सामने गए, काफ़ी बातचीत हुई। मेरे लॉयर ने सूरज को बुलाया और बुलाकर बात करी उनसे कोर्ट में, जज के सामने। सिंपल सा एक सवाल पूछा कि सूरज एक बात बताइए कि क्या नीति मैम के साथ आपने पहले ऐसा कुछ डिसाइड किया था कि जितनी कैपिटल होगी उसी के हिसाब से प्रॉफिट बटेगा। तो सूरज कहता है नहीं, हमने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था, इसमें डिसाइड करने वाली क्या बात है। ऑब्वियसली भाई जिसने पैसा ज़्यादा लगाया है उसी को ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। बस इतनी सी लाइन सूरज ने बोलनी थी और सूरज केस को हार गया। क्यों? हमारे लॉयर ने सिंपल सी एक ही बात बोली कि सर आप पार्टनरशिप चला रहे हैं, आप क्या चला रहे हैं, पार्टनरशिप, और आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में तो पता होना चाहिए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो साफ साफ यही बात बोलता है कि अगर पार्टनर्स ने आपस में कुछ भी डिसाइड नहीं किया कि कितना प्रॉफिट बटेगा, किस रेशियो में बटेगा, कितनी परसेंटेज में बटेगा, कुछ भी अगर डिसीजन नहीं लिया गया तो हमेशा आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इक्वली।
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है कि जो मैंने रेशियो डिसाइड किया था, जो मैंने अमाउंट डिसाइड किया था कि 1 लाख का पैसा, 1 लाख प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए और 1 लाख किसको मिलना चाहिए, सूरज को, ये पूरी तरीके से करेक्ट है और मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट कितने का, पूरा 1 लाख रुपये का। अब सूरज जो था वहाँ पर भी लड़ना शुरू हो गया कि नहीं भाई ऐसे तो नहीं हो सकता, ऐसे तो नहीं हो सकता भाई, मुझे पता ही नहीं था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कुछ ऐसी बात भी करता है। एक बात बताइए, अगर सूरज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं पढ़कर आया या उसको उस लॉ के बारे में जानकारी नहीं है, तो क्या इस चक्कर में आप दूसरे पार्टनर का नुकसान करवाएंगे? नहीं, आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड से जुड़े हुए कानून आप लोगों को पता होने चाहिए, ताकि कोई भी इंसान आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में कि मुझे तो प्रॉफिट मिलेगा कितना, 50%, तो मैंने आराम से पैसा भी कम लगाया, मैंने इन्वेस्टमेंट करी सिर्फ और सिर्फ कितनी, 50,000 की, और मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है, पूरा 1 लाख का। जबकि सूरज ने इन्वेस्टमेंट करी थी कितने की, 1.5 लाख की। सूरज की तरफ से इन्वेस्टमेंट कितनी हुई थी हमारी, 1 लाख की, और उसको प्रॉफिट कितना मिला, सिर्फ 1 लाख का। यानी कि देखा जाए तो उसका तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, मैंने तो डबल कमा लिया, 50 लगाकर 1 लाख रुपया, लेकिन सूरज ने 1 लाख ही लगाया, 1 लाख ही उसको मिल गया। यानी कि कहीं ना कहीं सूरज का नुकसान हो गया। तो वो नुकसान उसका खुद का ही होगा, क्योंकि उसकी तरफ से इग्नोरेंस थी, उसको ये नॉलेज पता होनी चाहिए थी, इस बारे में पता होना चाहिए था। ये मानकर चलते हैं दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। तो कोर्ट ने यही डिसीजन लिया कि आप दोनों पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट प्रॉफिट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 50:50। तब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से एक पार्टनर का नुकसान हो गया, क्योंकि उसको कानून के बारे में पता ही नहीं था। तो इसीलिए कहते हैं कि कानून के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप कंपनी चला रहे हैं तो आपको कंपनी लॉ आना चाहिए, आप पार्टनरशिप चला रहे हैं तो आपको पार्टनरशिप एक्ट आनी चाहिए। अगर आप अपनी कोई फैक्ट्री से मान लीजिए आपने इस्टेब्लिश करी है, तो आपको फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, लेबर को बोनस कैसे बांटते हैं, वर्कर से काम कैसे करवाना है, वर्कर्स आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट होगा, उनको वेजेस कैसे बांटने हैं, फैक्ट्रीज एक्ट है 1948, आपको वो सारे कानून आने चाहिए। मान के चलेंगे, क्योंकि दुनिया तो यही मानकर चलेगी, जब आप काम कर रहे हैं तो आपको, जब आप प्रैक्टिकल कोई काम कर रहे हैं तो थ्योरेटिकल नॉलेज तो आपको होगी ही होगी। दैट इज़ वाई लॉ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसीलिए हम पढ़ते हैं लॉ के बारे में, और इसीलिए यहाँ पर स्क्रीन पर दिया गया है कि बाई चांस अगर आपको लॉ के बारे में नहीं पता तो वो कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज़ नहीं माना जाएगा। हम तो मानकर चलेंगे कि आपको लॉ पता था, फिर भी आपने नहीं माना, तो अब आपको चलान, फाइन, पेनल्टी जो भी है, या लॉसेस, जैसे सूरज को यहाँ पे लॉस हो गया, वो आपको झेलना पड़ेगा। सो दिस इज़ इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ ऑफ नो एक्सक्यूज़। तो गाइज, आज के इस सेशन में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अभी अपना कुछ कवर नहीं किया है। इट्स माय इंट्रोडक्टरी क्लास। इस क्लास के थ्रू आप लोगों को पता लग गया होगा कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स का है, कितने पार्ट्स में कवर्ड होता है, कितने चैप्टर्स हैं इसके अंदर, राइट, और इसकी शुरुआत हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग जानेंगे कि लॉ की कितनी ब्रांचेस हैं, और उन सभी ब्रांचेस में से जो एक ब्रांच हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बिजनेस लॉ, मर्केंटाइल लॉ, उसके बारे में हम अपनी डिटेल्ड स्टडी स्टार्ट कर देंगे। टिल द टाइम, हैव अ वेरी नाइस डे।